Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 23rd June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India becoming pharmacy of the world. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. देखो इस आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो रिसेंटली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी व्लादिमीर नोरोव ने कहा दैट इंडिया कैन बी नोन एज और इंडिया कैन बी कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। एक बात मैं आपको यहीं बता देता हूँ, देखो जब भी आप इंडिया के फॉरेन रिलेशंस लिख रहे हों, उस टाइम में जब भी आप इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिख रहे हों, इकोनॉमिक ट्रेड को लिख रहे हों, तो आप उसमें बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से लिख सकते हैं दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स ड्रग्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। अगर वो कंट्री अफ्रीका को बिलोंग करता है, साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग करता है, मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं अगर, तो आप मान के चलो कि इंडिया उनको ड्रग्स ज़रूर बेचता होगा, फार्मास्यूटिकल ज़रूर बेचता होगा। एंड दैट इज़ वाई नाउ इंडिया इज़ बीइंग नेम्ड एज और कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया के जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन सबको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ही ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स बेचती हैं। और उसके पीछे सरल कारण ये है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं, सस्ती ड्रग्स बनाती हैं जो ब्रांडेड नहीं होती हैं, जो पेटेंटेड नहीं होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट इन सारे ड्रग्स की डिमांड्स ज़्यादा रहती है इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, और इसी कारण से अब पूरे दुनिया भर में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। इंडिया हैज़ सो फार सप्लाइड मेडिसिन टू अबाउट 133 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हु आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात की जाए तो वी हैव सर्टेन डेटाज दैट हैज़ बीन शेयर्ड इन दिस न्यूज़पेपर, और इस डेटा को आप अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इफ़ यू सी दिस डेटा देन विल फाइंड दैट इन 1969 इंडिया के अंदर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बस 5% मार्केट शेयर कंट्रोल करते थे। मतलब इंडिया के अंदर ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बस उनके प्रोडक्ट्स 5% बिकते थे, जबकि 95% ऑफ शेयर और मार्केट शेयर इन इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ वाज कैप्चर्ड बाय ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन 1969। लेकिन बाय 2020 द सिनेरियो इज़ क्वाइट रिवर्स। अब इंडिया के अंदर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगभग 85% मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं, 85% मार्केट कैप्चर करते हैं, जबकि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ओवरऑल मार्केट शेयर बस 15% है। तो कम से कम इंडिया के अंदर तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने तो प्रीडोमिनेंट तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रखा है। और अगर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, क्योंकि वो जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं। और जो ये डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप या यूएसए, वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज मोस्ट ऑफ देम सेल ब्रांडेड ड्रग्स। ब्रांडेड ड्रग्स मतलब दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सम सॉर्ट ऑफ पेटेंट एंड दैट इज़ वाई देयर कॉस्ट इज़ क्वाइट हाई। और इस कारण से जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द ब्रांडेड मेडिसिन कमिंग फ्रॉम यूएसए और यूरोपियन मार्केट। अब ज़रा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल देखते हैं। देखो अगर अभी तक की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इसका ओवरऑल वर्थ हर साल का है लगभग $37 बिलियन, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न करने में भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया को बहुत हेल्प करती है। एवरी ईयर ऑन एन एवरेज इट अर्न्स अबाउट $18 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर इंडिया। And as I said, the prices of medicines in India are lowest amongst the world because of the generic manufacturers. देखो जेनरिक और ब्रांडेड के बीच का डिफरेंस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ब्रांडेड ड्रग्स वो होते हैं जिनके पीछे जो भी टेक्नोलॉजी है वो प्रोटेक्टेड है और इस कारण से उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। जेनरिक ड्रग्स वो होते हैं जिनके पीछे कोई पेटेंट नहीं होता, वो उनके और दैट इज़ वाई उनका जो
प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है। एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मोस्टली दे हैव कॉम्पिटेंस इन प्रोड्यूसिंग जेनरिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जिनकी पेटेंट अब ख़त्म हो गई है उनको ये लोग लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं सस्ते दामों पे और पूरे दुनिया भर में बेचते हैं, खासकर वो पुअर कंट्रीज़ में। And that is why Indian pharmaceutical companies have increased consumer surplus। तो ये टर्म भी आज के न्यूज़पेपर में आया है that Indian pharmaceutical companies are highly competitive and that is why they have increased consumer surplus। तो ये टर्म भी समझ लेते हैं, हो सकता है हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी और गेन अ कस्टमर रिसीव्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट। इसको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। मान लो आप 1,000 रुपये का कोई मोबाइल या कोई सामान खरीद के ले आए, 10,000 रुपये का आप कोई मोबाइल खरीद के ले आए, उससे आप कितना यूटिलिटी, कितना गेन आप उससे ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज मीन दैट डिफाइंस कंज्यूमर सरप्लस। अगर आप उससे 10,000 का मोबाइल है और उससे आप इतना ज़्यादा काम निकाल पा रहे हैं जिसकी वर्थ 12,000 14,000 है, तो आप इसको कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे कि 10,000 मैंने बस खर्च किया इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इससे जो मैं यूटिलिटी निकाल पा रहा हूँ, जो गेन निकाल पा रहा हूँ, दैट इज़ मच मोर दैन द प्राइस दैट आई हैव पेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन दैट प्रोडक्ट इज़ नोन टू हैव कंज्यूमर सरप्लस। एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नोन टू हैव कंज्यूमर सरप्लस। जितना प्राइस उनके लिए कस्टमर पे करता है, उनकी इफेक्टिवनेस या यूटिलिटी उस प्राइस से कहीं ज़्यादा होती है। एंड दैट इज़ वाई इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड इंडियन ड्रग्स हैव हाई कंज्यूमर सरप्लस। तो ये टर्म ध्यान रखेंगे, हो सकता है हमसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। अब जरा देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है ऑफ कोविड-19, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल। तो देखो वैसे तो ऑलरेडी अब कोविड-19 इज़ अ पैंडेमिक मतलब इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में फैल चुका है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये फैल रहा है। दो इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन प्ले अ बिग रोल। दे कैन कम टू द रेस्क्यू विद देयर जेनेरिक वर्जन ऑफ ड्रग्स एंड मच चीपर प्राइस। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर मच अहेड, इवन अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स बिलोंगिंग टू यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो इंडिया में इतने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो दैट बिकेम अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया कि यूएस के अंदर इंडिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कुछ एक्सपोर्ट करे। तो इससे पता चलता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कितनी पावरफुल है और कितने लार्ज अमाउंट में वो सारे ड्रग्स प्रोड्यूस कर रही है जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए हेल्पफुल है। हाल फिलहाल में मैंने भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल कवर किया था वेयर आई told you that Glenmark Pharmaceutical, which is an Indian pharmaceutical company, has now come out with a product known as FabiFlu, and this FabiFlu is considered to be effective against mild COVID symptoms। तो COVID-19 के अगेंस्ट भी ड्रग्स में जो भी डेवलपमेंट है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज लेकर के आ रही हैं। एंड सिंस कोविड-19 इज़ अ पैंडेमिक, ये पूरे दुनिया भर में फैल रहा है और खासकर अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी फैल रहा है, तो वहाँ पे हमारी कंपनी का इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन go for rescue and that will be economically beneficial for India also। देखो वैसे तो कोविड-19 से इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने का नहीं सोचना चाहिए, बट इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगी और साथ ही साथ इट विल हेल्प द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू हेल्प देयर सिटीजन टू रिकवर अगेंस्ट कोविड-19। अभी के हालात में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट फार्मास्यूटिकल कंपनीज शुड डू इन प्रेजेंट टाइम, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज शुड फोकस ऑन बूस्टिंग प्रोडक्शन। जो भी ऐसे ड्रग्स हैं लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और फेविनिविर, रेमडेसिविर जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। देखो कोविड-19 को पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए तो अभी तक कोई भी ड्रग्स डेवलप हुआ नहीं है, बट दीज ड्रग्स आर कंसिडर टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो इन सारे ड्रग्स का प्रोडक्शन हमें बूस्ट कर देना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव नाउ power their capability, so they should also focus on manufacturing more and more medical devices to fight against COVID-19 like PPE kits, more and more mask, raw material for manufacturing of these devices। इस तरीके से इंडिया
जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग रिसर्च इन ऑर्डर टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। दे कैन ऑल्सो फोकस ऑन फाइंडिंग सम ब्रेक थ्रू और सम वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। देखो, अभी से 10-15 सालों पहले तक कैसा होता था, जब भी इस तरह की कोई मेजर डिजीज़ दुनिया भर में फैलती थी तो इंडिया जनरली वुड लुक एट वेस्टर्न कंट्रीज टू फाइंड सम सॉल्यूशन। लेकिन अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर क्वाइट कैपेबल इनफ, और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को खुद कोशिश करनी चाहिए टू फाइंड अ वैक्सीन ऑफ दिस कोविड-19। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, इफ़ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज गेट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दे कैन फुलफिल द गोल ऑफ मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आत्मनिर्भर भारत स्पीच में कहा था दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस क्राइसिस सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी, यही गोल सेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये जो टारगेट है उसको फुलफिल करने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन कुछ एक चैलेंजेज भी हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर, तो आप ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। देखो, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नाउ फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इजरायली, जापानीज एंड चाइनीज़ कंपनीज़। उसके अलावा इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भारत सरकार के ऊपर कब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है यूएसए द्वारा या फिर यूरोपियन इकोनॉमीज़ द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पैटेंट लॉ लेकर के आए अगेंस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। अब ये स्ट्रिंजेंट पैटेंट लॉज लाने के लिए इसलिए प्रेशराइज किया जाता है ताकि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर ईटिंग इनटू द मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ दीज यूरोपियन एंड अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और वहाँ की जो लॉबी हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल लॉबीज हैं ऑफ यूरोप एंड यूएसए, दे प्रेशराइज इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग स्ट्रिक्टर पैटेंट लॉ। एक बात आपको ध्यान रखनी है दैट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे मीट द बेसिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स लेड बाय WTO। तो जो बेसिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉलो करती हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वी ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पैटेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन पैटेंट एक्ट ऑफ 2005। तो जो भी बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करते हैं, बट फिर भी यूरोपियन एंड यूएस के जो लॉबी है, फार्मास्यूटिकल लॉबी, वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हेन आई टोल्ड यू दैट हाउ USTR, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इन देयर स्पेशल 301 लिस्ट दे हैव डिग्रेडेड इंडियाज स्टेटस फ्रॉम प्रायोरिटी लिस्ट टू प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं कवर कर चुका हूँ इन डिटेल इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30 अप्रैल, आप उसको देख सकते हैं। ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का मतलब ही है कि इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि आपके यहाँ की जो भी कंपनियां हैं दे डू नॉट फॉलो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ पैटेंट एंड दैट इज़ वाई US माइट पुट सम ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट यू। अगर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से भी नीचे कर दिया गया उसका मतलब ये है कि अब आपके अगेंस्ट ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा USA। तो इस तरह के थ्रेट्स बनाते हैं US की लॉबीज़, यूरोप की लॉबीज़ अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक मेजर चैलेंज है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अगेंस्ट। The next article is taken from national segment. It is about model village scheme, Sansad Adarsh Gram Yojana. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. देखो, संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में पहले समझते हैं, फिर करंट न्यूज़ आर्टिकल पे आएंगे। दिस संसद आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 11 अक्टूबर 2014 ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी लोकप्रिय, इज़ ऑल्सो नोन एज लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर फ्रॉम बिहार। एंड अंडर दिस योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, every member of parliament, may he be of Rajya Sabha or Lok Sabha, has to adopt a village and he has to develop, he or she has to develop that village from socio-economic and physical point of view। सरल शब्दों में हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक सांसद, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसको एक एक गांव अडॉप्ट करना है। जैसे आप बच्चे किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, वैसे आप एक एक गांव को अडॉप्ट करना है और आपको उस गांव को इस तरह से डेवलप करना है कि वो एक आदर्श ग्राम, एक मॉडल विलेज की तरह डेवलप हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट सेट किया। ये 2014 में ये स्कीम चलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2019 तक, बाय 2019, ईच एंड एवरी MP विल डेवलप 3 सच विलेजेज। इस तरह के 3 विलेजेज आपको डेवलप करने 2019 तक, और उसके बाद 2024 तक हर एक MP को
5 और विलेजेस डेवलप कर रहे हैं, मतलब टोटल बाय 2024 8 विलेजेस हैव टू बी डेवलप्ड बाय ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए मॉडल विलेज, एक आदर्श विलेज की तरह, आदर्श ग्राम की तरह डेवलप करना है। चाहे वो लोकसभा का एमपी हो, देखो लोकसभा के एमपी के ऊपर कंडीशन है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी एक गांव को उनको सेलेक्ट करके उसको आदर्श ग्राम की तरह डेवलप करना है। अगर राज्यसभा का एमपी है तो आपको पता है कि देयर इज नो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राज्यसभा एमपी। राज्यसभा का एमपी जो है एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है। तो मान लीजिए राज्यसभा के एमपी आसाम से हैं, तो उनके पास फ्रीडम है कि आप अपने स्टेट से किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र को पिक करें और आप उसको आदर्श ग्राम की तरह डेवलप करें। और जो नॉमिनेटेड एमपी हैं राज्यसभा के अंदर, उन नॉमिनेटेड, आपको पता है कि 12 एमपीज नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के अंदर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टाइज। तो उन नॉमिनेटेड एमपीज को आज़ादी है कि वो पूरे देश भर से किसी भी गाँव को पिक करें और उसको डेवलप करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको डेवलप करें एज आदर्श ग्राम। इसका इम्प्लीमेंटेशन का अलग अलग स्टेप दिया गया है। देखो विलेज लेवल पे जो ग्राम पंचायत होती है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी और वो लिस्ट की उनके गांव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो लिस्ट वो सबमिट करेगी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और संसद जो उस गांव को जिसने अडॉप्ट किया है। फिर इस स्कीम के अंदर एमपी लैड स्कीम का फंड यूज किया जा सकता है। एमपी लैड स्कीम के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हर साल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक संसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज लोकल एरिया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं उसको डेवलप करने के लिए उनको 5 करोड़ रुपए उनको दिए जाते हैं। डायरेक्ट उनके अकाउंट पे नहीं दिए जाते, उनको दैट इज अ लैप्सेबल फंड जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया जाता है ताकि उनकी मदद से वो कोई भी डेवलपमेंटल स्कीम लेकर के आ सके। अब ये एमपी लैड स्कीम मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 मार्च 2020, तो वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो एमपी लैड स्कीम का पैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अंडर संसद आदर्श ग्राम योजना, and this will be developed, the Sansad Adarsh Gram Yojana will be implemented in coordination with district collector of that particular district. एंड एज आई सेड एडॉप्शन करना है, हर एक गांव को अडॉप्ट करना है एक सांसद को, और उसमें फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को आप इम्प्लीमेंटेशन कराना है ताकि उस गांव की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो या एनर्जी प्रोडक्टिविटी हो, खासकर सोलर एंड विंड एनर्जी। उसके अलावा देयर विल बी एन एम्पावर्ड कमिटी एट द स्टेट लेवल। हर एक स्टेट में, स्टेट के हाईएस्ट लेवल पे जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उनके अंडर एक एम्पावर्ड कमेटी होगी जिसका काम होगा कि ओवरऑल ये देखे, सर्वेलेंस करे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट फोकसेस ऑन ऑल द 4 डायमेंशंस, ह्यूमन डायमेंशंस, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो या सोशल सिक्योरिटी हो। सोशल डायमेंशन कि वहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें कितना कोहेरेंस है, सोसाइटी कितना खुश है ऑन एन एवरेज इन जनरल। उसके अलावा इकोनॉमिक डायमेंशन पे भी फोकस किया जाना था अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना की लोगों की लाइवलीहुड डेवलप हो, उनके अंदर बेसिक स्किल डेवलप हो ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जाए, एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। ताकि इन चारों एरियाज में फोकस करके किसी विलेज को आदर्श ग्राम बनाया जा सकता था। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखो, अंडर दिस स्कीम ओनली 1753 ग्राम पंचायत हैव बीन अडॉप्टेड इन 4 फेजेज ऑफ दिस स्कीम। अगर आप ध्यान से देखो तो इतने सारे एमपीज हैं, लगभग 540 MPs of लोकसभा एंड 250 MPs ऑफ राज्यसभा, तो ये टोटल मिलाकर के 800 MPs हो जाते हैं लगभग। और इन 800 MPs अगर अभी तक, ये 2020 आ चुका है, इनको अभी तक दे मस्ट हैव डेवलप्ड एटलीस्ट 4000 विलेजेस, लेकिन इन्होंने अभी तक बस 1753 ग्राम पंचायत हैव बीन अडॉप्टेड और उसमें भी कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो करंट न्यूज़ ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, द करंट न्यूज़ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया था, एक इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था कॉमन रिव्यू कमीशन, जिसका पर्पस ही था संसद आदर्श ग्राम योजना के इफेक्टिवनेस को और उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल को स्टडी करे। और इसने इस आदर्श ग्राम योजना के इम्प्लीमेंटेशन लेवल को स्टडी करके ये बताया है कि देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ अंडर दिस संसद आदर्श ग्राम योजना। द टीम विजिटेड मैनी स्टेट्स एंड फाउंड दैट देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम। अबाउट
2/3 of the members of the parliament have not adopted. About 2/3 of the Lok Sabha MPs are yet to select ग्राम पंचायत अंडर फेज 4 ऑफ द स्कीम। तो सरल शब्दों में बात यह है, सांसद आदर्श ग्राम योजना इस साल न्यूज में है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। कारण भारत सरकार ने एक कॉमन रिव्यू कमीशन बनाया था, उस कमीशन का पर्पस ही था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की इंप्लीमेंटेशन को स्टडी करे। उस कमीशन ने स्टडी करके बताया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे निकल के नहीं आ रहा है, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस आदर्श ग्राम योजना in the right direction. The next article is taken from Assam segment. It is about Subansiri flowing over under construction Lower Subansiri hydroelectricity power dam. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. देखो ये न्यूज़ आर्टिकल पहले समझते हैं। देखो सुबनसिरी रिवर का वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया है हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ हेवी रेन। तो और इस कारण से पिछले संडे से ही जो सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट है एट गेरुकामुख, वो उस हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह से सबमर्ज हो गया और उससे पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और इस कारण से आसपास के जो रहने वाले लोग हैं दे आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ पैनिक, क्योंकि अब जब ये पानी का ओवरफ्लो हो रहा है देन इट माइट लीड टू ह्यूज फ्लड। और अगर किसी कारण से ये डैम टूट गया तो आसपास के एरिया में हेवी डिवास्टेशन, इरोजन और लैंडस्लाइड हो सकता है। ये सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा समझते हैं। देखो दिस सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट। ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट क्या होता है वो हम अभी समझेंगे, इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर रीजन ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस जगह पे कहीं पे सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम है। एंड ये जो सुबनसिरी है लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम है, इट हैज़ बीन केप्ट पेंडिंग ड्यू टू लोकल एजिटेशन ओवर सेवरल डैम सेफ्टी। तो देखो कई सालों से 2003 से ये सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रपोजल में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो उनका मानना है कि ये जो सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये इन्वायरमेंटल सेफ्टी नॉर्म्स के अगेंस्ट है एंड इट माइट लीड टू ह्यूज इन्वायरमेंटल डैमेजेज इन द सराउंडिंग एरियाज। अब जरा समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट दिस लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम इज़ अ ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट। तो ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ प्रोजेक्ट। तो देखो डैम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेसिक मड्स एंड मशीनरी स्टोन से बने हुए डैम्स, ये जनरली स्मॉल डैम्स होते हैं, जबकि लार्जर डैम्स आर क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ concrete or cement and they are known as gravity dam projects and Subansiri is a gravity dam project। सुबनसिरी प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होते रहे और इस कारण से ये अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि किन किन कारणों के कारण ये सुबनसिरी डैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते रहे हैं। पहला, इट इज़ अंडर डिजाइन टू विथस्टैंड अर्थक्वेक। एक बात तो आप सबको पता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज इन सेस्मिक जोन नंबर 5। दैट मीन्स इट इज़ वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा हिमालयन जो प्लेन है, हिमालयन का जो फुट हिल्स है, दैट इज़ वल्नरेबल टू अर्थक्वेक एंड इंटायर नॉर्थ ईस्ट इज अंडर जोन 5, मतलब ह्यूज और हाईली वल्नरेबल अगेंस्ट अर्थक्वेक। लेकिन इस एरिया में इस तरह का सुबनसिरी ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है, आसपास के लोगों का मानना है कि अर्थक्वेक के कारण ये डैम टूट सकता है और जब ये डैम टूटेगा बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक इट माइट लीड टू ह्यूज फ्लड। सो because of the Subansiri dam there is a associated flood risk because of over water flow, जैसा कि आप प्रेजेंट केस में भी देख सकते हैं एक्सेसिव रेनफॉल हो गया एंड नाउ दिस हैज़ लेड टू ह्यूज फ्लड रिस्क। वाटर ओवरफ्लो हो रहा है और कभी भी हेवी फ्लड आ सकता है उस एरिया में। और तीसरा, सिंस दिस इज़ अ लार्जर ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट, इस कारण से एक लार्जर डैम बनाया गया है और ज़्यादा वाटर को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जा रहा है, जिस कारण से लॉट ऑफ एरिया हैज सबमर्ज, बहुत सारा एरिया डूब गया है जहाँ पे पहले लोग इस एरिया में रहते थे एंड दैट इज़ वाई दीज पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू मूव अवे फ्रॉम देयर प्लेस। सो मैनी पीपल, मैनी families have been displaced because a large amount of natural vegetation, a large amount of area has been submerged because of Subansiri hydropower project। ओवरऑल अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखें तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो भी ब्रीफली देख लेते हैं। देखो ओवरऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव नो डाउट सम एडवांटेजेस बिकॉज दे आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। देखो
ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं दे आर कंसिडर टू बी अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। पहले भारत सरकार के क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज माने जाते थे, लार्ज हाइड्रो नहीं माने जाते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन नाउ ऑल काइंड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की मदद से इंडिया कैन अचीव इट्स INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडिया हैड मेड एट पेरिस क्लाइमेट डील। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट डील में एक प्रॉमिस किया है, इनफैक्ट 3 बेसिक कमिटमेंट किए हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है दैट इंडिया विल अचीव 40% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स बाय 2030। मतलब सरल शब्दों में 2030 तक जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है उसका 40% एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेगा। तो मोर एंड मोर वी यूज और प्रोड्यूस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, द मोर वी विल बी और ईजियर इट विल बी for us to achieve the commitment that we have made under INDC in Paris climate deal। दूसरा, it is a clean source of energy। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलते हैं जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट से निकलते हैं। तीसरा एडवांटेज है दैट दिस कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ रिमोट कम्युनिटीज। वो एरियाज जो दूर दूर क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, उनके डेवलपमेंट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेल्पफुल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं दे आर फाउंड इन द हिली एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज़ में ही तो वाटरफॉल होगा फ्रॉम ग्रेटर हाइट एंड देन हिली एरियाज़ में ही फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की मदद से रिमोट कम्युनिटीज़ का बेहतर डेवलपमेंट किया जा सकता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। बट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव सम नेगेटिव्स टू, इट हैज़ सम इन्वायरमेंटल डैमेजेस। देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आपको पता है कि रिवर का पूरा फ्लो रोक दिया जाता है और उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि उसके पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके। लेकिन इस प्रोसेस में रिवर का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर के फिशेस या बाकी जो उसके अंदर के फौनास रहते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे वो कोई कुछ और हो, वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है रिवर का, एंड दैट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवराइन इकोसिस्टम। उसके अलावा द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं बेसिक अपने ज्योग्राफी क्लास में भी पढ़ाता हूँ आप सबको, कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लार्जर डैम होते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक आने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि लार्जर डैम्स के कारण जो इंटेंस प्रेशर पड़ता है सरफेस के ऊपर, उस इंटेंस प्रेशर के कारण कभी कभार सरफेस क्रैक कर जाता है, और उस क्रैक होने के कारण समटाइम्स इट लीड्स टू अर्थक्वेक। तो लार्जर डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का ये एक दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि लार्जर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण होता क्या कि बहुत सारा ऐसा फ्लोरा फौनास यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल दैट सबमर्जेज इनटू वाटर, वो पानी में डूब जाता है, और जब वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, रॉट होने लगता है, देन इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ मीथेन गैस along with it, and this methane gas is a greenhouse gas. So this is one of the major source of release of methane gas, submergence of area, submergence of floras faunas under hydro power projects। और इस मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस गैसेज की ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड दैट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। देखो ये जो है ना, मीथेन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, इससे एज इट इज सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में कि जब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल पानी में डूबा रहता है बहुत सारे समय तक, और जब वो डिकम्पोज होने लगता है, रॉट होने लगता है, तो ऑप्शन था कि इट रिलीजेज methane gas only, and this statement was wrong because it releases mainly methane gas, but along with methane gas it also releases carbon dioxide. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 467 to 469. Topic number 467 is Atal Bhujal Yojana. Atal Bhujal Yojana is a central sector scheme worth rupees 6,000 crore for sustainable management of groundwater with community participation. It envisages people's participation through formation of water user association, water budgeting, and preparation and implementation of Gram Panchayat wise water security plans. It is being implemented by Ministry of Jal Shakti. Half of the cost of the scheme will be borne by government, while other half will be funded by World Bank. Please attempt this question that is based on this topic. टॉपिक नंबर 468 इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। देखो ये साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ,
It recognizes that health of human being is connected with the health of animals and environment. अगर environment में कोई भी बीमार होगा, कोई भी animal बीमार होगा, या कोई भी पेड़ पौधों में अगर कोई भी इस तरह के diseases आएंगे, तो धीरे धीरे उसका impact human पे भी आएगा. तो we are all one, we have just together one health. The concept of one health can be effectively implemented by reducing the incidence of emerging zoonotic threats. Zoonotic threats मतलब वो threats जो जानवरों से इंसान के अंदर आते हैं. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 469 is about Ask Disha chatbot. So artificial intelligence based Ask Disha chatbot is developed to resolve the queries of railway passengers over internet pertaining to various services offered by IRCTC. Ask Disha chatbox was initially launched in English language, but now it has been launched in Hindi language as well. The customers can ask queries to Ask Disha in Hindi language by voice as well as text. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 464 to 465 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 467 to 469 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. That's all from our side for today. Thanks for watching.